हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वे। सो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। ये अकाउंटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी का मेन एम होता है कि प्रॉफिट कमाना। जब वो प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को वो बताती है कि भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमारी ये पोजीशन है, हम इतने साउंड हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती है। हमारे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी इक्विटीज़ हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे पास इतना डेट है। तो ये सब जो चीज़ें बताती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू बताती है। तो अकाउंटिंग का जो पूरा जो प्रोसेस होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है आप उसे रिकॉर्ड करते हो, फिर जर्नल में जाता है, फिर लेजर में जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस में जाता है, फिर फाइनली अपने हर क्वार्टर के एंड में रिजल्ट आपको प्रेजेंट करना हो तो उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। बैलेंस शीट उनमें से आप कह सकते हो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसे कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। ओके, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट आपको बताता है आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये तीन चीजों को बताता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें नहीं पता है उनको भी हम देखेंगे। तो इसी में से आपके जो क्वेश्चंस हैं, यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तीन मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे हम P&L भी कहते हैं, और तीसरा हमारा होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अब एक चौथा भी आने लगा है, चेंज ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट, आप उसे भी कह सकते हो। चेंज ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट होता है कि एक क्वार्टर में किसी के पास शेयर्स हैं, जैसे सपोज करिए मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास शेयर्स हैं एक कंपनी की, 5% स्टेक है, बट मैं इस क्वार्टर में कभी भी बीच में 5% में तो 1% स्टेक बेच देता हूँ किसी और को। तो ऑब्वियसली जो इक्विटी है, जो शेयर्स हैं, उन्होंने हैंड्स चेंज करे, मेरे से किसी और पे गई, तो इसी का वो एक स्टेटमेंट होता है। सो द बैलेंस शीट shows what a company owns and what a company owes. Owns are assets, owes are liabilities. Okay, so ये हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। मेन इक्वेशन हमारी होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें आप पहले तो आप सपोज करो आप अपने एसेट्स दिखा देते हो, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन और एज ऑन क्वार्टर एंडिंग दिस डेट, इस तरीके से लिखा होगा। फिर आपके एसेट्स सबसे पहले दिखाए गए होंगे। एसेट्स में जो आपके दिखाए गए होंगे, पहली चीज होती है हमारे करंट एसेट्स, पहले नॉन करंट ले लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स और हमारे करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं हमारे, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और हम इन्हें फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। अब इसमें जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स आते हैं मेन, वो हम डिस्कस करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। दीज आर टेंजिबल एसेट्स, आप इन्हें फील कर सकते हो, आप इन्हें टच कर सकते हो। ओके, and these assets cannot be converted easily into cash. प्रॉपर्टी जो है, कोई भी लैंड पार्सल है, कोई लैंड है कंपनी के पास, ठीक है, उसमें कंपनी का प्लान है, फ्यूचर प्लान की 4 साल बाद या 2 साल बाद हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खड़ी करेंगे। बट सपोज करिए कंपनी को कैश की जरूरत पड़ती है, तो क्या कंपनी ओवरनाइट या 10 दिन में कैश जनरेट कर पाएगी? उससे नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी आसानी से लैंड बेचना इतना आसान काम नहीं है, करोड़ों की चीज होती है कंपनी के लिए। फिर प्लांट, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। ओके, इक्विपमेंट आपकी मशीनरी हो गई और आपके और इक्विपमेंट्स हो गए। अगर आपके पास कुछ व्हीकल्स वगैरह हैं तो वो भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही आते हैं।
लॉन्ग टर्म एसेट्स की जो एक मेन जो डेफिनेशन होती है, जो आपको मतलब फ़ायदा पहुंचाते हैं, एसेट का काम फ़ायदा पहुंचाना होता है, तो मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा का जो फ़ायदा पहुंचाता है, एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। फिर हमारा सेकंड आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की डेफिनेशन देखनी ज़रूरी होती है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है, जैसे सपोज करिए कि आज मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ओके 10 दिन बाद मुझे प्रेजेंट करनी है, आज मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। आज के दिन मेरी मतलब मैंने 2 साल पहले एक फैक्ट्री बनानी शुरू करी थी, नई फैक्ट्री, ओके मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक नई फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ। तो मैंने 2 साल पहले या 1 साल पहले फैक्ट्री स्टार्ट करी थी बनानी, बट अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो फैक्ट्री इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए हमारे, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है, ट्रेडमार्क्स हो गए हमारे, उसके अलावा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, उन्हें हम ना छू सकते ना फील कर सकते, बट उनकी वैल्यू होती है अच्छी खासी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स गिवन, इसे ग्रीन क्यों कर रखा है वो हम अभी आगे देखेंगे। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि आपने, आपकी कोई कंपनी है बट आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आपकी सपोज करिए कोई रिलेटेड कंपनी उसमें कर रखा है, ओके, या फिर आपने किसी को लोन्स दे रखे हैं कंपनी अकाउंट के थ्रू, तो वो भी एसेट्स ही हुए, राइट। इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स होते हैं, लोन्स भी एसेट्स होते हैं अगर आपने दे रखे हैं तो। नॉन करेंट टैक्स एसेट्स, तो नॉन करेंट मीन्स लॉन्ग टर्म, टैक्स एसेट्स मीन्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो नॉन करेंट टैक्स कैसे एसेट हो सकता है? टैक्स हमें देना पड़ता है। टैक्स ऐसा एसेट हो सकता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके लॉन्ग टर्म टैक्स को कम कर रही हो किसी तरीके से, वो हमारे टैक्स एसेट्स होते हैं। सपोज करिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने कहीं पे पहले ही ज्यादा टैक्स भर रखा है, ओके, तो अगर आपने पहले ज्यादा भर रखा है तो आगे आने वाले साल में आपको उतना ही टैक्स कम भरना पड़ेगा। इस साल जो आपका टैक्स बनेगा उससे वो माइनस हो जाएगा, तो वो एक तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया। ऐसे ही हमारे करंट एसेट्स हो गए, उसमें इन्वेंट्री हमारी हो गई, जैसे कुछ भी माल हम बनाते हैं, सपोज करिए कि सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट हमारी इन्वेंट्री में आता है। सीमेंट तो फिनिश गुड्स हो गया, ओके, सीमेंट के कट्टे। अब सीमेंट बनाने में कुछ आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह भी लगते हैं, तो वो रॉ मटेरियल हो गए। फिर सीमेंट बनाने में और रॉ मटेरियल के बीच की एक स्टेज होती है जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी इन्वेंट्री में आ गया। तो ये 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, ये करंट एसेट्स में आते हैं क्योंकि 1 साल के अंदर ही आपके जाने होते हैं नॉर्मली। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के हाथ में या बैंक अकाउंट्स में कुछ कैश है जिसे हमें इसी साल खर्च करना है या खर्च होगा जो भी है, बट एसेट है हमारे पास। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से कम टाइम के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब जो हमारे को आने हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, सपोज करिए कि हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने उसे सीमेंट बेचा बट उससे अभी पैसा आया नहीं है, 5-7 दिन बाद रुपए आएंगे, ठीक है, बट हमने उसे इनवॉइस वगैरह दे दिए हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, सीमेंट दे दिया है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ जो कि आएगा। करंट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, सिमिलरली ये नॉन करंट था लॉन्ग टर्म, ये हमारे शॉर्ट टर्म। एसेट्स कलर्ड ग्रीन आर फाइनेंशियल एसेट्स, तो इन्हें हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हुए, ट्रेड रिसीवेबल, जो भी कैश बेसिकली जो होते हैं। फिर लायबिलिटीज भी हमारी ऐसी 2 तरीके की होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म मतलब करंट, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट। लॉन्ग टर्म डेट, आपने बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहीं से लोन वगैरह ले रखा है, लॉन्ग टर्म 20 साल का लोन है, 30 साल का लोन, तो वो लॉन्ग टर्म डेट हो गया। लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्सेस पेएबल, अब लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्सेस पेएबल मतलब कि सपोज करिए आपने कभी पहले टैक्सेस वगैरह नहीं दिए, या फिर आपका टैक्स तो कुछ बनता है, एक्स अमाउंट बनता है, बट आप वाई अमाउंट देते हो, थोड़ा कम कम करके देते हो, उसे आप कहते हो कि भाई लॉन्ग टर्म में हम इसे पे करेंगे, बट आपको पे तो करना ही है, एक लाइबिलिटी तो है ही आपके पास, तो ये लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स पेएबल। डेफर्ड से मतलब ये होता है डिले। ऐसे ही लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का हम देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोविजंस, यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है जो कि इंपॉर्टेंट। प्रोविजंस आर एन अमाउंट सेट असाइड टू कवर अ प्रोबेबल
फ्यूचर एक्सपेंस। ओके, जैसे करिए कि कोई बैंक है, बैंक लोन देता है लोगों को, ओके, बट बैंक को लगता है कि भाई जैसे कंपनी को लोन दिया उन्होंने कि ये तो बैड डेट होगा, कंपनी नहीं दे पाएगी, या कंपनी आपकी एक तरीके से कहते हैं बैंकरप्ट हो जाती है, तो बैंक ने उसके लिए एक प्रोविजन रख रखा है। ओके, इसे आप ऐसे समझिए कि आपका घर है, आप प्रोविजन रखते हैं, उसमें अनाज कुछ रखते हैं, खाने पीने की चीज रखते हैं कि बाई चांस गलती से कुछ ऐसा ना हो जाए, ओके, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए हमें प्रोविजन रखने हैं। तो इस तरीके से प्रोविजंस हमारे होते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे ट्रेड पेएबल्स होते हैं, जो पैसा हमें देना होता है, जैसे हमने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा सीमेंट बनाने के लिए, ओके, ट्रांजैक्शन हो गया, उसने रॉ मटेरियल में भेज दिया, बट हमने अभी पैसे उसे नहीं दिए, तो वो हमारे ट्रेड पेएबल जो हमें देना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऐसे ही 1 साल से कम के, करंट टैक्स लायबिलिटीज जो इसी साल में हमें टैक्स देना है, और शॉर्ट टर्म डेट जो हमें इसी साल में भरना है। तो ये हो गए। इक्विटी में हमारी 3 तरीके की होती हैं चीजें जो कि हमें देखना है, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कंपनी के शेयर्स ही होते हैं। ओके, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक। तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है वो, उस पे जो डिविडेंड का जो क्लेम होता है वो हाई होता है। ओके, अगर सपोज करिए कि कंपनी है, उसे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वो कहती है कि हम 2 करोड़ रुपए डिविडेंड देंगे, तो पहले जो डिविडेंड होगा वो प्रेफर्ड स्टॉक को मिलेगा और कॉमन स्टॉक को उसके बाद मिलेगा। प्रेफर्ड स्टॉक का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और वो हायर रेट होता है, कॉमन स्टॉक से अलग होता है। कॉमन स्टॉक आप ये कह लीजिए, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से सपोज करो BSE या NSE से कुछ किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो, रिलायंस के शेयर्स खरीदो, वो कॉमन स्टॉक होता है, क्योंकि एक पार वैल्यू पे होता है। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, और एक उसकी मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्रेफर्ड स्टॉक का हायर क्लेम टू डिविडेंड्स होता है, और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या होता है कि एक लिमिटेशन ही होती है। ये तो फायदा था हायर क्लेम टू डिविडेंड, लिमिटेशन ये होती है कि जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स वगैरह होती है, उन्हें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को, तो उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक वालों के पास, या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक की एक और खासियत होती है कि इसमें एक तो बॉन्ड्स और शेयर्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉन्ड्स की इसलिए क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी आपको मिलता है, और शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ती है। तो बेसिकली इसमें यही इसके फीचर होते हैं, इसीलिए कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स। ओके, कॉमन स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं हो, तो कॉमन स्टॉक्स में भाई शेयर्स ही होते हैं आपके, ये नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, हो सकता है कि भाई आधी वैल्यू गिर जाए, वो तो आपके 10,000 रुपये अगर आपने लगाए तो 5 ही हज़ार रह जाए, डिविडेंड कंपनी ना दे आपको, तो कुछ भी हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, राइट। तो ये हमारी इक्विटी होगी। तो तीनों हमने चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। अब ये कुछ टर्म्स है हमारे, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मैंने आपको बता दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स बता दिए, प्रोविजंस बता दिए, फिर फाइनेंशियल एसेट्स बता दिए, रिटेन्ड अर्निंग्स, दीज आर द नेट अर्निंग्स अ कंपनी इधर रीइन्वेस्ट और यूज टू पे ऑफ डेट्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, सब कुछ करने के बाद, जैसे आपका प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें आपने टैक्स भर दिया, आपने डेप्रिसिएशन के लिए कर दिया कि आपकी डेप्रिसिएशन को भी कुछ प्रोविजन देना होगा, आपने प्रोविजंस दे दिए, सब कुछ दे दिया, फिर आपका नेट प्रॉफिट आया। जब नेट प्रॉफिट आता है फिर आप अपना डिविडेंड वगैरह दे देते हो अपने शेयर होल्डर्स को, सपोज करो आपने डिविडेंड दे दिया, सब कुछ देने के बाद जो आपका बचता है वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स बचती है डिविडेंड देने के बाद। अब वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उन्हें आप या तो भाई बिजनेस में लगा दोगे एक्सपेंशन के लिए, अपनी इंटरनल जिसे एक्रूवल वो कहते हैं एक्रूवल्स, या फिर आपके डेब्ट है या लोन वगैरह है तो वो आप अपने चुका दोगे। तो ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। तो गाइस यही इंपॉर्टेंट टर्म्स है और हमने सारे टर्म्स इसमें डिस्कस कर लिए। अगर आपको इतना पता है तो आप बैलेंस शीट के क्वेश्चन तो आंसर कर जाओगे। इसके बाद हम अपने आने वाली वीडियोज में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।